हेलो एवरीवन। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, हमें उम्मीद है। तो उसकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम अब क्या करेंगे, जितने मैथ्स के क्वेश्चन है ना उनके पुराने क्वेश्चन नए पैटर्न के आधार पर और कुछ पुराने क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड भी आ जाते हैं, है? तो उन सारे प्रश्नों को एक एक करके एक एक टॉपिक करके हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो बीज गणित का अलजेब्रा का है ना। अलजेब्रा का हम समीकरण से इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं बीजगणित में, है ना। ज्यादातर जो क्वेश्चन है इक्वेशन से ही मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो मंडी उप निरीक्षक अभी जो 2026 में एग्जाम हुआ है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्या दिया है इधर पे आपको इक्वेशन दिए गए हैं, इनको मिलाना कैसे है। क्या बोला गया है के सभी वास्तविक मानों के लिए इस प्रणाली का अनंत हल है। यानी कि इन जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उनके आपको हल फाइंड करने, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और बताने हैं कि अनंत हल है, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या फिर और किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है। तो इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक समझने का क्या है कि जो इक्वेशन होता है ना उसका मानक स्वरूप देखते हैं। इक्वेशन का मानक स्वरूप क्या होता है किसी भी इक्वेशन का। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दो चरों की रैखिक समीकरण, दो चरों की रैखिक समीकरण की। तो मानक स्वरूप कैसा रहता है इसका, ये रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पूरा हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन देता है। क्या देता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एक निकाय दिया जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या जाता है, मानक स्वरूप ये है आपका, है ना। ये जो दिया हुआ है ये आपका मानक स्वरूप है और हमको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं किसके रूप में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रूप में, समीकरणों के निकाय के रूप में, जहां पे हमें इसके हल की प्रकृति, हलों की प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। ठीक है। तो समझते हैं हम कि हलों की प्रकृति हम कैसे निकालेंगे। हलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। यदि इनके अनुपात यानी कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये यदि आपस में इक्वल नहीं है तब हम कहते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन बनता है। कैसा सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है, अद्वितीय हल बनता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर ये बराबर नहीं है, अद्वितीय हल हो गया, अद्वितीय हल हो गया यानी कि केवल और केवल एक ही हल मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई हल नहीं मिलेगा। x की केवल एक वैल्यू मिलेगी, y की केवल एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है। x और y को मिला करके ग्राफिकली देखेंगे तो हमको केवल और केवल एक बिंदु मिलेगा जो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हो गई हमारी पहली रेखा और इस तरीके से हमारी दूसरी रेखा। ये जिस बिंदु पर मिलते हैं ना, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही बिंदु हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु पर। ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया पहला कंडीशन कि अगर ये दोनों अनुपात आपस में इक्वल नहीं है तो हमको यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब यदि दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि ये दोनों जो अनुपात है वो आपस में बराबर है, लेकिन जो हमारा तीसरा
चर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, तीसरा चर नहीं अचर दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, वो दिया है C1/C2 के रूप में। तो जो पहले दो अनुपात है वो बराबर है, लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं है, तब हमको मिलता है नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं। और इस स्थिति में जो रेखाएं होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, ये क्या हो जाती है, एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा हम देखते हैं, तीसरा इसका कंडीशन देखते हैं, जो कि है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं थे, यहाँ पे दोनों बराबर होगा, लेकिन तीसरे अनुपात के बराबर नहीं है। अब क्या हो जाएगा, तीनों ही अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, C1/C2। अब इस कंडीशन में सब कुछ एक दूसरे के बराबर है, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि अनंत हल, अनंत हल प्राप्त होगा। और जब अनंत हल प्राप्त होता है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाती है ना। एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर में इस तरीके से चिपकी हुई होती है, संपाती होती है। क्या होती है? संपाती होती है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखते हैं, और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ये, क्योंकि ये आपके रिसेंट जो एग्जाम हुआ है 2026 में, उसमें पूछा गया है। क्या दिया हुआ है? मैच करना है। अब यहाँ जो इक्वेशन दिए हुए हैं ना, इनको पूरा पूरा हल करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जो अभी हमने देखा ए अनुपात वाला, ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात, उसी से हल करते हैं। चलिए यहाँ पे अनुपात बनाए, तो ये आपका हो गया A1, ये हो गया B1, और ये हो गया C1, ये हो गया A2, B2 और C2। ठीक है, चलिए अनुपात बनाए, अनुपात बनाएंगे तो हो जाएगा 2/4। दूसरा अनुपात बन रहा है हमारा 3/6 के को भी लेंगे, है ना, y के साथ, y का जो गुणांक है हम उसको पूरा पूरा लेंगे, यानी कि 6 को लेंगे। इसके बाद जो तीसरा अनुपात बनेगा, वो बनेगा आपका, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो ऋण 7/14 के रूप में लिखेंगे, है ना। ये इस साइड आ जाएगा तो -7, और ये वाला -14 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, अब इसको काटने से क्या आ जाएगा आपका, 1/2। इसको काटने से आपका क्या आ जाएगा, 2 के, 1/2 के रूप में आ रहा है ना, और इसको काटेंगे तो 1/2। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये और ये जो पहला वाला है और लास्ट वाला है वो तो बराबर है, लेकिन बीच वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे के दिया हुआ है ना। अब ये तीनों आपस में कब बराबर होंगे, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि के का मान 1 हो, तब तभी क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर होंगे। यदि के का मान 1 नहीं है, 1 के अलावा 2 हो गया, तो ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है ना। यानी हम कह सकते हैं कि के केवल एक मान के लिए, सिर्फ एक मान के लिए हमको कौन सा हल प्राप्त होगा, अनंत हल प्राप्त होगा, केवल एक मान के, केवल एक मान के। ठीक है, 1 ना लिख के हम इसको क्या लिखे, 1 लिखे, ऐसे हिंदी में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, k=1 के लिए बस k=1 के लिए बस प्राप्त होगा, और केवल एक ही हल प्राप्त होगा। ये पहला वाला हो गया। हम मैच करेंगे इसको, पहले सारे इक्वेशंस को बना लेते हैं, है ना। दूसरा वाला इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा आपका, 3/6 और ऋण 1/2 और ऋण 5/10, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कट कीजिए, क्या बन जाएगा, ये 1/2। अभी हम यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा रहे ना, सिर्फ अनुपातों को हमने लिखा है ना। जल्दी बनाना है आपको तो एक एक तो नहीं लिखेंगे। A1/80 हम स्कूल में नहीं है, हमको जल्दी से पेपर को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ देखिए, सभी मान आपस में बराबर है, 1/2, 1/2, 1/2।
ठीक है, सभी मान आपस में बराबर है यानी कि ये कैसा हल देगा, अनंत हल देगा। यहाँ के नहीं है तो के का कोई झंझट ही नहीं है कि के किस मान के लिए वो अनंत हल देगा, है ना। सिर्फ क्या कहेंगे हम, ये अनंत हल देगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम। तीसरे में क्या आ जाएगा आपका, 1/2 के, 2/4 के और ऋण 4/8 के, इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसको कट करें तो सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा ये 2 के, ये हो जाएगा 1/2 के, यहाँ पे भी 1/2 के। ठीक है, अब यहाँ पे आप के का कुछ भी मान रखे, हर एक के मान के लिए ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा, होगा ना। हर के मान के लिए ये आपस में बराबर होगा, यानी कि ये अनंत हल देगा। अनंत हल देगा किसके लिए, के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए देगा। अब देखते हैं चौथा वाला को। तो चौथा वाले में आपको क्या दिया हुआ है, 4x, है ना। तो ये हो जाएगा 4/8, 1/2 और 9/20, ये दिया हुआ है। इसको हल करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1/2, 1/2, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। 9/20 को हम तोड़ नहीं सकते और ये 1/2 के बराबर भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके लिए ये सिर्फ क्या कर रहा है, इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इससे हम कौन सा नियम को लगा सकते हैं, कौन सा शर्त को, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। और जब ऐसा रहता है कि दो शुरू वाले अनुपात आपस में बराबर रहते हैं और तीसरे के बराबर नहीं रहता, तो हमको यहाँ पे मिलता है क्या, नो सॉल्यूशन मिलता है, कोई हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अब चलिए कॉलम को मैच कर देते हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है, अनंत हल प्राप्त होगा लेकिन केवल एक मान के लिए। कहाँ पे दिया हुआ है, के सभी वास्तविक, सभी बोला है क्या, सभी आएगा क्या, नहीं आएगा। कौन सा वाला, के केवल एक मान के लिए इस प्रणाली के अनंत समाधान प्राप्त होंगे, ऐसा बोल रहा है ना। यानी कि कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट का आपका क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए का आपका सेकंड आया, आ गया। अब बी के लिए देखें तो बी बोल रहा है कि अनंत हल प्राप्त होगा, लेकिन इसमें के का कोई वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम खोजेंगे बिना के वाला, ये तो के वाला है, इसका काम तो हो गया। प्रणाली का कोई समाधान नहीं, प्रणाली हमेशा सुसंगत रहेगा। तो ये जो सेकंड है उसमें क्या आ जाएगा, ये फोर्थ वाला आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, बी में आ जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, अब सी में देखिए, सी में क्या दिया है, अनंत हल के सभी मानों के लिए। तो के सभी मानों के लिए कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है ना। यानी कि सी में आ जाएगा आपका फर्स्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर फोर्थ वाले में डी के लिए क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई समाधान प्राप्त नहीं होगा, यानी कि फोर्थ का आ जाएगा क्या, थर्ड। तो डी में आ जाएगा आपका थर्ड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसके अनुसार हम क्या करें, अपने कॉलम्स को मैच कर देते हैं। क्या बोला है, फर्स्ट में कौन सा आएगा हमारा, सेकंड वाला। फर्स्ट में सेकंड वाला कौन सा है, एक तो ये है और एक तो ये है, ये दोनों तो आएगा ही नहीं, है ना। फर्स्ट में सेकंड आ गया, बी में फोर्थ आ गया, बी में फोर्थ आपका यहाँ है। सी में क्या है, फर्स्ट, सी में फर्स्ट और डी में थर्ड, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम। क्या दिया हुआ है, यदि रैखिक समीकरणों के किसी निकाय का कोई हल प्राप्त ना हो तो वे रेखाएं कैसी होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, कोई हल प्राप्त ना हो, कोई हल प्राप्त ना हो, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन के केस में रेखाएं कैसी हो जाती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, इस तरीके से समानांतर चली जाती है। हमको दो रेखाओं के बीच में
हल तभी प्राप्त होगा जब वो किसी न किसी बिंदु पर कट करे। एक बिंदु पर कट करे, 2 बिंदु पर कट करे, 3 बिंदु पर कट करे, कहीं पर भी कर सकती है ना? अगर वो कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं मिल रही है, यानी कि उस निकाय का, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। और ये रेखाएं कैसी दिख रही है? समानांतर दिख रही है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आ गया होगा, है ना? ये तो आपकी एमसीक्यू क्लासेस चल रही है। अगर आपको थ्योरी क्लासेस अटेंड करनी है तो हमारा ये एंड्रॉइड ऐप है, यहाँ पर जा करके आप शिक्षक भर्ती गणित समूह के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है और बहुत ही मिनिमल प्राइस पे ये लॉन्च किया गया है। आप यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं और थ्योरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बेसिक्स को और अच्छे से सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, फिर क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे, है ना? तो कांटेक्ट के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऐप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सिर्फ मैथ्स के लिए है। मैथ्स के अलावा आपके साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी सहायक शिक्षक के लिए भी वहां पे कोर्स लॉन्च किए गए हैं। एक बार जाइए, ऐप विजिट कीजिए, वहां पे अपने अकॉर्डिंग फिर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युगपत समीकरण दिया हुआ है हमको, 2x धन 3y बराबर 8, 4x धन 7y बराबर 6y बराबर 7। कितने हल होंगे? कितने हल प्राप्त होंगे ये बताना है हमको। ठीक है ना? तो जो हमने इसको अब एक एक ठोक एक्स का वाई, एक्स का मान, वाई का मान, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि कुछ नहीं लगाना है। हमको क्या करना है? सिर्फ जो हमने अभी पढ़ा है ना, अनुपात वाला सिस्टम, उसी को अप्लाई करना है। उसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और बहुत जल्दी बनते हैं। इसको सॉल्व करने में तो बहुत समय लग जाएगा, विलोपन विधि को अगर लगाएंगे तो, है ना? चलिए देखिए क्या दिया है हमको यहाँ पर। इसको पहले तो मानक इक्वेशन में लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 और 4x धन 6y ऋण 7 बराबर 0। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको मानक इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? अनुपात लिख सकते हैं। पहला अनुपात क्या बनेगा? 2/4। दूसरा अनुपात बनेगा 3/6। तीसरा बनेगा ऋण 8/ऋण 7। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं इन दोनों को कि इन दोनों के बीच में इक्वालिटी है या नहीं है ना? अब इन दोनों को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? कटा दीजिए इसको। ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। अब ये दोनों तो आपस में बराबर है। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो हमको तीसरे को भी चेक करना पड़ेगा, है ना? तीसरे को चेक करेंगे तो इसका ऋण और ऋण तो कैंसिल हो गया। ये क्या बचा? 8/7। और ये कभी भी 1/2 के बराबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हो गया? आपका कौन सा कंडीशन बना? A1/A2 बराबर है B1/B2 की, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या मिलता है हमको? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, नो सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपका पटवारी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत पहले से व्यापम ऐसे टाइप के प्रश्न पूछते आ रहा है और अभी क्या कर दिया है, जैसे हमने देखा ना, ये ये वाले क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन, है ना, इतने सारी चीजों को एक साथ मिला करके दे दिया है। एक ही कॉन्सेप्ट से चार चार प्रश्न दे दिया है ना? तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो अगला प्रश्न क्या दिया है? एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि अनंत हल प्राप्त करने के लिए के का मान बताइए। अनंत हल प्राप्त करने के लिए क्या होता है? हमारे जितने भी अनुपात होते हैं वो आपस में हो जाते हैं बराबर। बराबर हो जाते हैं, है ना? यही निकालना है हमको। चलिए देखिए क्या क्या दिया है हमारे अनुपात में। ये 1/2 दिया है, फिर 2/k दिया है और दिया है ऋण 7/ऋण 14। इसको मानक इक्वेशन में लिख लेंगे पहले, है ना? तो यहां से देखिए हल करेंगे तो 1/2, 2/k और 1/2 आ गया। ठीक, सब आपस में बराबर है ना?
तो k का मान हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, इन दोनों को लेकर के हल कर लेते हैं। या तो इन दोनों को लेकर के हल कीजिए या तो फिर लास्ट के दोनों को लेकर के हल कीजिए। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k बराबर 4 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ जाकर के गुणा हो जाएगा। कितना आया, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आ गया हमारा 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक, चलिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें हमको डायरेक्ट हल बता सकते हैं हमें ना। क्या बोला है, 2x धन 5y बराबर 17, 5x धन 3y बराबर 14। ये दो दिया हुआ है, हमको बताना है कि इसके कितने हल प्राप्त होंगे। हम अनुपात बस को लिख देते हैं, 2/5 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा और ऋण 17/14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से मैच खा रहा है क्या, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। नहीं है ना, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, पहला वाला ही बराबर नहीं है, पहला वाला ही बराबर नहीं है। यानी कि ये कौन सा कंडीशन बनता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा रहता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे सेम है। क्या, कोई हल नहीं है, हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है और बोल रहा है कि इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, तब हमको k का मान ज्ञात करना है। कोई हल नहीं है कि कंडीशन में क्या होता है जी, a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाते हैं, लेकिन ये c1/c2 के आपस में बराबर नहीं होते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, k का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। यानी कि k के मान को पूछ रहा है, k के मान को जब भी पूछेगा तो हम इन दोनों को हल करेंगे और बोलेगा k का वह मान नहीं हो सकता। कई बार प्रश्न ऐसे भी देता है ना, k का कौन सा मान नहीं हो सकता जिसके लिए ये जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है का कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो ये दो चीज याद रखेंगे। अगर हमको k का मान पूछ रहा है, बोल रहा है कि हल मिलेगा, है ना, कोई हल नहीं मिलेगा उस किसके लिए, k के मान के लिए, तो हम पहला वाला अनुपात को हल करेंगे और दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो दूसरे को। चलिए अनुपात बना लेते हैं, इसका क्या अनुपात बनेगा, 2/k बनेगा, 1/3 बनेगा और 4/15 बनेगा। ठीक है, हमको सिर्फ इससे मतलब है तो हम इसी को बस क्या करेंगे, मान लेते हैं। ठीक, चलिए हल करें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा k, तिर्यक गुणा करने से तो k का मान कितना आया, 6। 6 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्यापम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अब कॉन्सेप्ट के बेस पर जो नया पैटर्न है अभी 2026 में 25 से ही चला आ रहा है, कुछ इस तरीके के प्रश्न भी आपको पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न कथन और कारण से रिलेटेड हो गया, या फिर आपको कूट चुनने को दिया जा रहा है, जोड़ी मिलाओ दिया जा रहा है, तो वो सब कॉन्सेप्चुअल है ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं रहता। तो देखते हैं ऐसे वाले प्रश्नों को हल करें। तो बोला क्या है कथन में, इसका कथन में क्या दिया है, समीकरण निकाय के एक्स धन 3y बराबर 8, इस तरीके से लिख ले, के एक्स धन 3y ऋण 8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण दिया है 4x धन 6y ऋण 7 बराबर 0, है ना। बोल रहा है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा यदि k बराबर 2 नहीं है तो, k का मान यदि हम 2 नहीं रखते हैं तब की कंडीशन बस में हमको क्या मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है। अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, पहले सबसे पहले जो दो अनुपात बनते हैं x के अनुपात और y के अनुपात, वो कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, यही दिया है ना। अब इसको हल कर लीजिए, k को रहने दीजिए और ये नॉट इक्वल टू लिखा है ना, तो नॉट इक्वल टू ही लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे तो फिर आंसर ही गलत हो जाएगा, है ना। चलिए ये 3/6 और ये 4 आ गया इधर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, के बराबर 2 नहीं हो सकता बोल रहा है, के इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है ना, के बराबर 2 नहीं हो सकता। तो ये जो बोला है कथन वो बिल्कुल करेक्ट है ना, एकदम सही है ना। अब आते हैं इसका रीजन क्या दिया हुआ है हमको, देखिए रीजन
दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 का अद्वितीय हल प्राप्त होगा यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ना। इसी को अप्लाई करके हमारा जो कथन है वो सही हुआ है, यानी कारण हमारा सही है। ठीक है, और जो कथन दिया हुआ है उसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए हमारा कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें इसमें बोल रहा है व्याख्या नहीं करता, इसमें व्याख्या करता है दिया है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? तो इस तरीके के क्वेश्चन व्यापम अभी पूछ रहा है। एक क्वेश्चन इसी में और देखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, युगपत रैखिक समीकरण 3x धन 4y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 1 को हल करने पर दोनों रेखाएं ग्राफ पर बिंदु 2 और 1 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है ना। और जब भी किसी एक बिंदु पर काटती है, यानी कि उसका क्या हल प्राप्त होगा, केवल और केवल एक बिंदु पर काट रही है तो यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ये बोल रहा है काटती है, तो हमको इस कथन को भी तो पहले क्या करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा। हम कैसे जान लेंगे कि ये सही है ना। तो सत्यापन करने के लिए क्या करते हैं, हम x और y की वैल्यू को रखेंगे। अब यहाँ पर हमको क्रमिक युग्म दिया हुआ है क्या, 2 और 1, यानी कि जो इस क्रमित युग्म में जो पहला है वो x को दर्शाता है, और जो दूसरा रहता है वो किसको दर्शाता है, y को दर्शाता है। अब इसी में x की वैल्यू दी हुई है कितनी, 2, और y की वैल्यू दी हुई है 1। इसको इन समीकरणों में रख करके देखते हैं कि उसको संतुष्ट करता भी है या नहीं, है ना। पहला समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, 3x धन 4y बराबर 10। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं इसका, 3x धन 4y रख दीजिए इसमें मान, 2x का मान रखेंगे 2 और y का मान रखेंगे 1, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 4 यानी कि 10। ये किसके इक्वल आ गया, हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी कि पहले के लिए तो सेटिस्फाई करता है, कर रहा है। क्या दूसरे के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। दूसरे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो x माइनस वाई है, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। क्या यहाँ पे 1 आया है, हाँ आया है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, यानी कि हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमको जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है ना। अब आते हैं हम किस पे, अपने कारण पे। किस कारण से वो कह रहा है, तो क्या बोल रहा है, यदि दो रैखिक समीकरणों के गुणांकों का अनुपात ऐसा हो कि वो आपस में बराबर ना हो, तो उनका केवल एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। हमने अभी बताया कि अगर वो किसी एक बिंदु पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है तो यूनिक सॉल्यूशन देता है ना। उसी चीज को यहाँ पर बोल रहा है, इसे उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से दर्शाते थे। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी चीज को ये जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि जो कथन दिया हुआ है उसके लिए एक सटीक कारण है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा, दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो व्याख्या वाले में आ जाए। कहाँ पर दिया है आपका व्याख्या, सही व्याख्या करता है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं तो आपको बताया गया है, ये आपका एंड्रॉइड ऐप है, यहाँ आप जा करके इसको डाउनलोड कीजिए, कांटेक्ट कीजिए अगर कोई दिक्कत आता है। ठीक है, और डेली जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है वो आपको यूट्यूब में प्रोवाइड होंगी कुछ मात्रा में, और थ्योरी क्लासेस आपको अगर करनी है तो फिर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के लिए। थैंक यू।